राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम द्वारा जो खबर आप तक पहुंचाई गई, सीबीआई की कार्रवाई ने उस खबर को पुष्ट कर दिया। करोल बाग जोन के पूर्व डीसी और शाहदरा जोन के डीसी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक कुमार मिश्र को सीबीआई द्वारा फाइल लटकाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस भ्रष्टाचार के पीड़ित स्वयं निगम के 2 लाइसेंस इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार से सहयोग में न केवल इनकार किया बल्कि सीबीआई की मदद भी इस पूरे खेल का पर्दाफाश करने में की है। डीसी अभिषेक मिश्र वही डीसी हैं जिन पर पूर्व डीसी द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की फाइल दबाकर जोन में भ्रष्टाचारी अधिकारियों अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप लगातार लगाया जाता रहा है। टिम्बर मार्केट के 4300 गज के अवैध कमर्शियल निर्माण को सील करने का आदेश आईएएस कुमार अभिषेक द्वारा दिया गया, लेकिन उनके बाद जोन में डीसी का पद संभालने के बाद अभिषेक मिश्रा ने इन निर्माणकर्ता बिल्डरों से मिलकर 2 साल तक फाइल को दबाकर रखा। उसी दरमियान इनके कार्यकाल के दौरान मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम व करोल बाग जोन में बड़े पैमाने पर टीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध निर्माण व अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया। इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक, डीआईडी न्यूज, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम लगातार जोन में चल रहे इस जंगलराज के खिलाफ आवाज उठाता रहा, लेकिन ईई तरुण शंकर आर्य से मिलकर इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी। बाद में एलजी कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत इनका तबादला करोल बाग जोन से अन्य जोन में किया गया। वहीं आईएएस श्वेतिका सचान को करोल बाग जोन के डीसी के रूप में पदस्थापित किया गया, लेकिन ईई तरुण शंकर आर्य द्वारा उनकी अवधि में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य को बाधित रखा गया और लगातार शिकायतें केंद्र, प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय, सीएम कार्यालय और एमसीडी कमिश्नर के कार्यालय तक पहुंचने के बाद श्वेतिका सचान को हटाकर अभी नए डीसी के रूप में आईएएस दिलखुश मीना को नियुक्त किया गया है। यह चर्चा जोरों से चल रही थी कि करोल बाग जोन में हुए भ्रष्टाचार एवं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा के शाहदरा जोन में पदस्थापित होने के बाद बढ़ते भ्रष्टाचार पर सीबीआई कोई बड़ी कार्रवाई करेगी। इसी बीच 4 लाख रुपए लेते सीबीआई के शिकंजे में डीसी महोदय अपने सहयोगी अकाउंटेंट अफसर के साथ फंस गए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के कार्यालय से आए बयान के अनुसार सीएम रेखा गुप्ता का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई से किसी को भी कोई छूट नहीं, किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार साफ और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के अपने वादे पर अड़िग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरबा पीठ स्थित सम्राट संप्रति संग्रहालय की वास्तुकला और डिजाइन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह भारत की भव्यता और पहचान को खूबसूरती से प्रतिबिंबित करता है। गुवाहाटी में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए 5 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा निवेश का बड़ा दावा किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव में केरलम में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे की सत्ता में वापसी का विश्वास जताया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। बिहार के नालंदा जिले में एक दुखद घटना सामने आई, जहां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने से मची भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सेहत को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बुखार होने के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई सोनिया गांधी अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।
राजधानी दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के निकट एलपीजी संकट और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पाइप्ड नेचुरल गैस को तेजी से बढ़ाने की तैयारी है। सरकार हर महीने 25,000 तक नए कनेक्शन देने की योजना पर काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सुरक्षित और आसान गैस सुविधा पहुंच सके। दिल्ली सरकार ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाने के लिए जेम पोर्टल पर नई सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के प्रतीक नालंदा विश्वविद्यालय में द्वितीय दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। अपने संबोधन में उन्होंने महावीर जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने इसी भूमि से पूरी मानवता को करुणा और प्रेम का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय सदियों तक ज्ञान का केंद्र रहा है और इसका पुनरुद्धार हमारी गौरवशाली विरासत को आधुनिक रूप में स्थापित करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी आकर्षित कर रहा है। देवियों और स्वजन, आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती। एक ही कालखंड में अवतरित होने वाले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार के इसी क्षेत्र से पूरी मानवता को अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। 5वीं शताब्दी में स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 8 शताब्दियों तक ज्ञान के एक महान केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित रहा। नालंदा का पतन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। फिर भी नालंदा की अवधारणा जीवंत रही। हमारे समय में इसका पुनरुद्धार उस गौरवशाली विरासत की आधुनिक परिवेश में पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये पुनरुत्थान दूरदर्शी नेतृत्व, सतत संस्थागत प्रयासों और सहयोगी देशों के समन्वय से संभव हो पाया है। ये इस बात का उदाहरण है कि साझा मूल्यों के आलोक में विभिन्न राष्ट्र उच्च लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आज का नालंदा विश्वविद्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। ये नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित ज्ञान एवं शिक्षा केंद्र के रूप में पुनः उभरने का शुभ संकेत। नालंदा का मार्गदर्शक सिद्धांत ऋग्वेद के इस शासक मंत्र से निहित है। आनभद्रा प्रतव यंतु विश्वत, अर्थात सभी दिशाओं से हमारे पास शुभ एवं श्रेष्ठ विचार आए। सभी स्रोतों से अच्छे विचार ग्रहण करना केवल एक आदर्श नहीं था बल्कि एक जीवंत परंपरा थी। नालंदा ने विविध विचारधाराओं के स्वागत किया और वाद विवाद संवाद को प्रोत्साहित किया, जहां ज्ञान को कभी भी अलग करने नहीं देखा गया। इसी नैतिकता समाज और मानवता के व्यापक कल्याण से जोड़ा गया। ये आदर्श आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज जब विश्व अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है तो करुणा पर आधारित स्वतंत्र और विवेचनापूर्ण चिंतन की आवश्यकता पहले से अधिक है। मुझे विश्वास है कि नालंदा विश्वविद्यालय एशिया और विश्व में एक अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में उभरेगी। ये न केवल अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि अपने मूल्यों के लिए भी विशिष्ट पहचान बनाएगा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि विश्वविद्यालय इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय समुदाय के साथ सहभागिता के माध्यम से इस दिशा में निरंतर अग्रसर है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने स्थानीय परिवेश से जुड़े रहना भी आवश्यकता होती है। उसकी प्रगति का लाभ उस स्थानीय समाज को भी मिलना चाहिए जहां वो स्थापित है। मैं विश्वविद्यालय की सहभागिता संवाद पहल की सराहना करती हूं, जिसके माध्यम से स्थानीय समुदायों को पारंपरिक ज्ञान प्राणियों के साथ जुड़ने के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
भिवानी में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सैनी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 3 गुना गति से क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अमृतकाल से गुजर रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए विजन 2047 तैयार किया गया है और सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास व हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। तो शाम की सरदारी का मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहाँ पर आई है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। 3 गुना गति से हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृतकाल के दौर के और गुजर रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का साथियों उन्होंने संकल्प लिया है। सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने रखा है। इसी से प्रेरित होकर के साथियों हमने भी व्यापक परामर्श करके विशेषज्ञों की भागीदारी लेकर के उसके ऊपर गहन अध्ययन करके हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो भी तैयार किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए जब हमने इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन हमारे देश के भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 दिसंबर को पंचकुला के अंदर उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों के सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को हमने पूरा किया है और हमारा यह संकल्प 2024 का जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने 1 साल के अंदर 60 संकल्प पूरे किए हैं। महत्वपूर्ण संकल्प है साथियों। मैंने कहा था कि हम जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसका भारी भरकम जब डायलिसिस कराता था भारी भरकम खर्च आता था। कई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाते थे, परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार आएगी हम इसको मुफ्त करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री होता है साथियों, मुफ्त में होता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हरियाणा के अंदर मेरे किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने उस संकल्प को पूरा किया है। महिलाओं के साथ वायदा किया था कि हम बहनों को 2100 रुपए महीना देंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने महिलाओं को 21 रुपए देने की बात कही थी। पहले बजट के अंदर आपके भाई बेटे ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें पहुंचाई हैं, 834 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा हमने इस बजट के अंदर 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए बिना ब्याज के उनको उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। साथियों, हमने 4000 नए राशन डिपो हरियाणा प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे। इनमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण हमने किया है कि 4000 डिपों में से 33% डिपो साथियों महिलाओं को दिए जाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा
ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य श्री कैलाश सागर सूरीश्वर जी महाराज को नमन करते हुए कहा कि कोबा तीर्थ ज्ञान, साधना और आध्यात्मिकता का प्रमुख केंद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और प्राचीन विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने इस पहल के लिए जैन संतों और सहयोग करने वाले सभी लोगों की सराहना की और इसे देश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। साथियों, मैं आज परम पूज्य आचार्य श्री कैलाश सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब की स्मृति को भी वंदन करता हूं। उनके स्वप्न ने कोबा की इस धरती पर ज्ञान और श्रद्धा का यह महान केंद्र स्थापित किया है। कोबा तीर्थ की यह स्थली आध्यात्मिक शांति से ओतप्रोत है। जिस स्थान की ऊर्जा ऐसी अलौकिक हो, जिसमें इतने जैन मुनियों की, संतों की तपस्या जुड़ी हो, वहां सृजन और सेवा ये अपने आप प्रस्फुटित और संचालित होते हैं। मैं तो बरसों से देखता आया हूं कि कोबा तीर्थ में कैसे अध्ययन, साधना और संयम की सतत परंपरा चली आ रही है। यहां मूल्यों का संरक्षण होता है, संस्कारों को संबल मिलता है और ज्ञान का पोषण होता है। ये त्रिवेणी भारतीय सभ्यता का आधार है। इस त्रिवेणी को अविरल बनाए रखना ये हम सबका दायित्व है। साथियों, मुझे खुशी है कि हजारों वर्ष की भारतीय विरासत, जैन धर्म का समयातीत ज्ञान, हमारी धरोहरें और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उन्हें आने वाली सदियों तक अमर बनाने के लिए, उन्हें नए और आधुनिक रूप में अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमारे संतों ने इस जैन हेरिटेज म्यूजियम की संकल्पना की। आज वो संकल्पना एक भव्य रूप में साकार हो रही है। ये सम्राट संप्रति संग्रहालय जैन दर्शन, भारतीय संस्कृति और हमारी प्राचीन धरोहर का एक पवित्र केंद्र बना है। मैं इस अद्वितीय प्रयास के लिए हमारे सभी जैन मुनियों का, संतों का अभिनंदन करता हूं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे हजारों निष्ठावान लोग जिन्होंने इस कार्य में असीम योगदान दिया, मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम अनादि ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इनोवेशन करते हैं, नयापन लाते हैं, तो इससे हमारी विरासत भी समृद्ध होती है और आने वाले कल को भी प्रेरणा मिलती है।
सम्राट संप्रति संग्रहालय ये भारत के कोटि कोटि लोगों की धरोहर है। ये भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रबी फसलों की खरीद को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गेहूं के साथ दलहन और तिलहन की खरीद की अनुमति दी है। गेहूं की खरीद 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके अलावा मसूर की 6.77 लाख मैट्रिक टन, चना की 2.24 लाख मैट्रिक टन और सरसों की 5,20,000 मैट्रिक टन खरीद होगी। उन्होंने कहा कि चना, मसूर और सरसों के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है। मंत्री ने कहा कि मूल्य समर्थन योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, इसलिए सरकार ने इसे लागू किया है। कल भारत सरकार ने हमें एमएसपी पर खरीद के और भी कुछ जिन्सों के लिए अनुमति दिया है। तो जो पिछली कैबिनेट हुई थी उस कैबिनेट में मैंने आपको बताया था कि गेहूं की खरीद राज्य सरकार कराएगी और 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किसान को किया जाएगा। उसी कड़ी में आज दलहन और तिलहन के दृष्टि से मैं आपके बीच में आया हूँ। भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मैट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है और चना की खरीद के लिए 2,24,000 मैट्रिक टन का और सरसों की खरीद 5,30,000 मैट्रिक टन की जाएगी। चना का एमएसपी 5875 रुपए प्रति कुंटल होगा। मसूर की एमएसपी 7,000 रुपए प्रति कुंटल और सरसों का 6200 रुपए कुंटल होगी। चना का खरीद 2,24,000 मैट्रिक टन, मसूर का 6,77,000 मैट्रिक टन। यह हमारा प्रयास होगा कि हम खरीदें। 5,30,000 मैट्रिक टन सरसों की खरीद होगी। तो ये मूल्य समर्थन योजना इसीलिए देती है भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था कि किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में होता है कि बाजार के भाव यदि कम होते हैं तो वो आकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो अपने उपज को बेच सकता है और उसकी खरीद राज्य सरकार के माध्यम से कराई जाती है। अब इसमें जो हमने बताया आपको कि चना की एमएसपी 5875 रुपया यानी गत वर्ष से 225 रुपया कुंटल प्रति कुंटल चने का दाम किसान को इस साल ज्यादा मिलेगा। मसूर पर 300 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया है। इस साल 7,000 पर खरीद होगी। पिछले साल 6700 रुपए कुंटल एमएसपी के दर थे और सरसों का पिछला दर 5950 रुपए था गत वर्ष का। अब की बार 6200 रुपया यानी 250 रुपया कुंटल सरसों के भी ज्यादा दाम किसान भाइयों को हमारे इन क्रय केंद्रों पर मिलेंगे। भारत सरकार की दो एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ जो राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी और उनको वो सप्लाई करेंगी। राज्य सरकार की एजेंसी होगी पीसीएफ, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैफेड, फूड, जूट और एग्रीकल्चर फेडरेशन, यूपीएसएस और हैफेड, ये 4 एजेंसियां राज्य सरकार की खरीद करेंगी और उनको 5 एजेंसियां करेंगी। पीसीओ भी होगा उसके साथ। तो इस तरीके से जो ये खरीद करके और नेफेड को और एनसीसीएफ को वो देंगे और फिर उनका पेमेंट किसान के खातों में किया जाएगा। तो यह एक विशिष्ट योजना है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के आने के पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास नहीं किया था कि हम जो है वो दलहन और तिलहन की खेती की खरीद करें या बाजरा और ज्वार या मक्के की खरीद करें। हमारी सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील रही है और उसको खरीद रही है। और इस साल रबी के सीजन में यह व्यवस्था होगी जिन जनपदों के भीतर ज्यादा मात्रा में वो फसल लगाई गई है उन जनपदों के भीतर खरीद की व्यवस्था होगी। और भारत सरकार ने तो हमें कल से ही परमिशन दिया, 2 तारीख से परमिशन दिया है, लेकिन हम लोग 7 तारीख से राज्य के भीतर खरीदारी की शुरुआत करेंगे जिससे कि हम अपने कहाँ पर हमारे क्रय केंद्र स्थापित हो सकेंगे। इन सब चीज़ों पर हम काम कर सकेंगे। दूसरा, इस साल अभी तक वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष के भीतर हम लोगों ने 5400 करोड़ रुपए अब तक व्यय कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 303 करोड़ रुपए और विंड्स
स्कीम के भीतर, जिसके भीतर सभी विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग रहे हैं और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर 85 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से ये बजट प्राविधान में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन हमने एक कंडीशन भारत सरकार ने 3-4 ऑप्शन बीमा कंपनियों के पास रखे थे कि यदि 80% से ज़्यादा से कम का नुकसान आता है तो वह जो हमारा बजट की धनराशि होगी वो बीमा कंपनी हमको वापस कर देगी। पिछले साल इसको हमने लागू किया और उसकी वजह से हमको बीमा कंपनी के द्वारा 303 करोड़ रुपए, यानी राज्य के खजाने का 303 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल झंडा नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जो क्षेत्र के विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आज जिसका अनावरण हुआ, ये केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, हमारे वीर जवानों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। जो यह राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर आज इसका अनावरण हुआ है, ये तिरंगा हम सभी को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के लिए निरंतर समर्पित होकर, एक में होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे आज विशेष प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के लगभग 36 करोड़ रुपए के से भी अधिक की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस चंपावत के विकास में, पूरे जनपद चंपावत के विकास में, इसकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में, लोगों के जनजीवन को आसान बनाने में, उनको सुविधाएं देने में, उनके जीवन में सरलता हो, सुलभता हो, उनकी परेशानियां कम हो, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हमारे इस जनपद को नई गति प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश भी विकास और समृद्धि के दिशा में लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अनेक योजनाएं हमारी स्वीकृत हो रही है, अनेक योजनाएं आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने गांव से लेकर शहर तक, किसानों से लेकर युवाओं तक और विशेष फोकस हमारी मातृशक्ति से लेकर श्रम शक्ति तक, यानी कि जो हमारे मजदूर, हमारे सामान्य वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर और व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों तक समाज के हर वर्ग के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और उन्हें तेजी से केवल योजनाएं बनाई नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी किया है। आप सबको पता है, हम सब जो योजनाएं शुरू करते हैं उनको अवश्य पूरा करते हैं, बीच में कोई योजना नहीं छोड़ते। और गोलजी महाराज की कृपा से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की कृपा से जिन योजनाओं का भी हमने शिलान्यास किया है, भगवान की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, वो सभी योजनाएं पूरी हुई है, बीच में कोई योजना रुकी नहीं है। जनपद चंपावत को एक आदर्श और श्रेष्ठ जनपद बनाने के लिए अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हमने एक और गोलजी कॉरिडोर निर्माण किया, आप सबको पता है गोलजी का ये स्थान है, यहीं से गोलजी सब जगह गए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम